देखिए बेटा, हमारा टॉपिक चल रहा है जो है सरयू गद्य खंड का। सरयू जो गद्य खंड है, सरयू गद्य खंड का अध्याय 18 सेव और देव। लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे। देखिए, कल हमने आपको लेखक का परिचय बताया और इसके अलावा जो है लेखक के साथ साथ उनकी रचनाओं के बारे में भी बताया और हमने पाठ परिचय आपको बताया। आज हम मूल पाठ प्रारंभ करते हैं। प्रोफेसर गजानन पंडित ने अपना चश्मा पोंछ करके फिर आंखों पर लगा लिया और देखते ही रह गए। मोटर पर से उतरकर और सामान डाक बंगले में उन्होंने भिजवा दिया। कुल्लू मनाली आए थे तो डाक बंगले में भिजवा कर उन्होंने सोचा था कि अभी आराम करने का समय तो है नहीं, तो जरा घूम घाम करके पहाड़ी का सौंदर्य ही देख लेते हैं। और इसलिए मोटर के अड्डे के धक्कम धक्का से अलग होकर के वे इस पहाड़ी रास्ते पर हो लिए थे। बस स्टैंड के जो भीड़ भाड़ वाला एरिया है उससे वो वहां से चले गए, सामान डाक बंगले में भिजवा दिया और उन्होंने सोचा कि अभी आराम करने का समय नहीं है, थोड़ा सा घूम लेते हैं, थोड़ा सा घूम घाम लेते हैं। तो छाया में जब चश्मे का कांच पोंछ करके ठंडा हो गया और उस पर उनके गर्म बदन से उठी हुई जो भाप है वो जब जमने लगी, तब उन्होंने चश्मा उतार करके रुमाल से मुंह पोंछा और फिर चश्मा साफ करके आंखों पर बढ़ाया। ठंडा प्रदेश है तो सांस में से मुंह से जो वायु निकलती है वो भाप बन जाती है, वाष्प बन जाती है, तो चश्मा में लग जाती है। वो चश्मा के शीशा पर तो दिखाई नहीं देता है सही तरीके से, तो उन्होंने उसको पोंछा तो फिर उन्होंने लगा लिया। फिर चश्मा साफ करके आंखों पर चढ़ाया और देखते ही रह गई। क्या देखते रह गई कि पहाड़ी रास्ता आगे एकाएक खुल गया था। आगे जाकर के एकाएक भीड़ भाड़ वाले एरिया में से पहाड़ के लिए जब वो निकले तो जो है पहाड़ी रास्ता एकाएक खुल गया था। आगे चीड़ के जो वृक्ष थे वो समाप्त हो गए थे और रास्ते को पार करता हुआ एक झरना बह रहा था। उसका जितना अंश समतल भूमि में था उस पर तो छाया थी, लेकिन जहां वह मार्ग के एक ओर नीचे गिरता था वो झरना, वहां वह प्रपात के फैल पर सूर्य की किरणें भी पड़ रही थी। मतलब जैसे मान लो ये पहाड़ी है, इस पहाड़ी पे से झरना बह रहा है तो यहाँ गिरेगा, यहाँ से नीचे बहता जा रहा है, आगे जा रहा है, तो जहां आगे जा रहा है वहां तो पेड़ खड़े हैं जमीन पर, तो जमीन पे तो जमीन के पेड़ों से उस पर छाया आ रही है, लेकिन जहां गिर रहा था वहां सूर्य की किरणें पड़ रही थी। तो सूर्य की किरणें पड़ रही थी तो उससे उसमें जो है सफेद चांदी जैसा वह दिखाई दे रहा था, सफेद वह दिखाई दे रहा था। तो इस प्रकार से ऐसा जान पड़ता था कि अंधकार की कोख में चांदी का प्रभाव घुट पड़ा है, या प्रकृति नायिका की कजरारी आंखों के से इसने गदगद आंसुओं की झड़ी लगी है। ऐसा कवि ने ऐसी लेखक ने ऐसी कल्पना की कि जैसे ये चांदी है, जैसे प्रकृति की कोख में से फूटी है, या फिर जो है प्रकृति रूपी जो नायिका है उसकी
कजरारी जो आंखें हैं अंधकार युक्त, मतलब अंधेरा होने चला था, तो यानी कजरारी जो आंखें हैं उनसे मान लो आंसुओं की झड़ी लगी हुई है, झरना बह रहा था। तो ये ऐसा लग रहा था उन्हें, लेखक ने कल्पना की है। तो और उसके पार एक चट्टान के सहारे एक पहाड़ी राजपूत बाला चल पड़ी थी, बाला खड़ी हुई थी। उसकी चौंकी हुई जो भोली शक्ल है उससे साफ दिखता था कि प्रोफेसर साहब का वहां अकस्मात आ जाना उसे जो है एकदम अनधिकार मालूम पड़ा। उस झरने के पल्ली तरफ एक राजपूत वाला खड़ी थी, पहाड़ी राजपूत वाला। उसकी जो शक्ल थी वो चौंकी हुई सी लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था, बिल्कुल साफ दिखता था कि जो है प्रोफेसर साहब यहाँ अनधिकार क्यों आ गए, यानी उनका यहाँ आने का कोई अधिकार नहीं है, यहाँ रहने का तो अधिकार हम पहाड़ी लोगों को ही है। उससे ऐसा लग रहा था। तो प्रोफेसर साहब जो है दिल्ली के एक कॉलेज में प्राचीन इतिहास और पुरातत्व के अध्यापक हैं। वे उन थोड़े से लोगों में से हैं जिनका पेशा और मनोरंजन एक ही है। ऐसे कुछ लोग ही होते हैं जिनका मनोरंजन और व्यवसाय दोनों एक ही होता है। तो उन थोड़े से लोगों में से वो मनोरंजन के लिए भी वे पुरातत्व की ओर ही जाते हैं। मान लो किसी व्यक्ति को क्रिकेट खेलने का शौक है और व्यवसाय क्या करता है, परचूनी दुकान करता है। तो यहाँ मनोरंजन और व्यवसाय दोनों अलग अलग हो गए। लेकिन किसी व्यक्ति को क्रिकेट खेलने का शौक है, क्रिकेट में टीम में उसका सिलेक्शन हो गया और वहीं से पैसा कमा रहा है, तो ये दोनों चीज एक ही हो गई, व्यवसाय भी वही हो गया और मनोरंजन भी। इसी प्रकार से प्रोफेसर गजानन पंडित का भी यही हाल था। मनोरंजन करने वो जाए तब भी पुरातत्व की चीजें ढूंढते हैं, और उनकी जो नौकरी थी वो नौकरी में भी जो है वो पुरातत्व वाली चीजें ही ढूंढते हैं। उसकी नौकरी भी इसी डिपार्टमेंट में थी। तो उनको यहाँ कुल्लू पहाड़ की जो सुरम्य उपत्यकाओं में भी वे सोचते हुए आए हैं कि यहाँ भारत की प्राचीनतम सभ्यता के अवशेष होने मिलेंगे। जबकि कुल्लू आप जानते हैं कैसी जगह, वो टूरिस्ट स्पॉट है कुल्लू मनाली। तो लेकिन यहां भी वो ये सोचते हुए आए कि भारत की प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिलेंगे, यहाँ प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिलेंगे। तो और हिंदू काल की जो शिल्प कला है उसके नमूने और धातु या पत्थर या सुधा की जो मूर्तियां और न जाने क्या क्या मिलेगा उन्हें। लेकिन इतना सब होते हुए भी सौंदर्य के प्रति जो है जीते जागते स्पंदन युक्त क्षणभंगुर सौंदर्य के प्रति तो उनकी आंखें अंधी नहीं हो सकती। तो भाई इतना कुछ होते हुए भी ऐसी बात नहीं है कि सौंदर्य से प्रभावित नहीं होते हैं वो, और वो भी स्पंदन युक्त सौंदर्य, यानी कि जीवित व्यक्ति का सौंदर्य। प्रकृति के सौंदर्य से तो प्रभावित होते ही है, लेकिन मनुष्य का सौंदर्य उसके प्रति इतने अंधे नहीं हो सकते। बाला को वहां खड़ी देख करके और उसके पैरों के पास बहते हुए झरने का स्वर सुनते हुए उन्हें पहले तो एक हरिणी का ख्याल आया, फिर सरस्वती का। यद्यपि
बाला के हाथ में जो है वीणा नहीं थी, फिर भी वीणा नहीं थी, एक छोटी सी छड़ी थी। उन्होंने अपने स्वर को यथासंभव कोमल बना करके पूछा, तुम कहाँ रहती हो? बाला ने जो है उत्तर नहीं दिया। संभ्रम दृष्टि से, यानी भ्रम की दृष्टि से उनकी ओर देखकर और जल्दी जल्दी पहाड़ पर चढ़ने लगी। प्रोफेसर साहब मुस्कुरा करके आगे चल दिए। बालिका का जो भोलापन उन्हें अच्छा अच्छा सा लगा। वे सोचने लगे कि कितने सीधे साधे होते हैं ये पहाड़ी लोग। प्रकृति की सुखद गोद में खेलते हुए इन्हें न किसी प्रकार की फिक्र है, न किसी प्रकार का खटका है और न किसी प्रकार का लोभ लालच। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं और न किसी प्रकार का जो है लोभ लालच इनको। किसी प्रकार कोई जो है इनको लालच नहीं होता। तो उन्होंने अपने खाने पीने, ढोर चराने और जो है गाने बजाने में ये मस्त रहते हैं, दिन बिता देते हैं। तभी तो बाहर से आने वाले आदमी को देख करके संकोच होता है इनको। बस अपने खाने पीने में, ढोर चराने में, गाने बजाने में ही इनका समय व्यतीत होता है। अपने आप में लीन रहने वाले इन भोले प्राणियों को बाहर वालों से कोई मतलब ही नहीं है। क्या क्या सरोकार। आगे बढ़ते बढ़ते प्रोफेसर साहब सोचने लगे, ऐसे भले लोग न होते तो प्राचीन सभ्यता के जो अवशेष बचे हैं वे भी क्या रह जाते। अगर ऐसे भोले लोग नहीं होते तो आज के लोगों में तो बिल्कुल छलकपट हो गया। तो प्राचीन सभ्यता के जो थोड़े बहुत अवशेष बचे हैं, क्या वे अवशेष रह पाते? नहीं रहते। खुदा न खास्ता ये लोग यूरोपियन सभ्यता के सीखे हुए होते तो एक दूसरे को नोच करके ही खा जाते। उनकी राख भी नहीं बची रहती, उसको भी नहीं रहने देते। लेकिन यहाँ तो फाइयान के जमाने की जो फाइयान के जमाने का आदर्श है, सबको अपने काम से मतलब है, सिर्फ अपने काम से मतलब। दूसरे के काम में दखल देना तो ये लोग जो है दूसरे के काम में दखल देना, दूसरे की मुनाफे की ओर दृष्टि डालना, ये लोग अपना महापाप समझते हैं। ये पहाड़ी लोग बहुत ही सज्जन प्रकृति के होते हैं। लोग ढोर चरने छोड़ देते हैं, शाम को ले आते हैं, कभी चोरी नहीं होती, कभी किसी प्रकार की शिकायत नहीं। खेती खड़ी है, उसके लिए कोई पहरेदार नहीं है। सेब के बगीचे हैं, सेब के बगीचों की रक्षा नहीं करता, कोई पहरेदार नहीं है। और जो है किसी प्रकार की मेंट नहीं है, केवल घास के जो घास खड़ी है उसी से निशान बना रखे हैं अपने अपने। किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं एक दूसरे के उन पर बगीचों पर। खेती खड़ी है, कोई पहरेदार नहीं। मजाल क्या कि एक भुट्टा भी जो है चोरी हो जाए। मेरे ख्याल में तो अगर मैं एक चवन्नी यहां राह में फेंक दूं तो कोई उठाएगा भी नहीं।
कि जाने न जाने किसकी होगी और कौन लेने आ जाए। लेखक कह रहे हैं अगर मैं चवन्नी भी फेंक दूं तो पता नहीं कोई उठाएगा भी नहीं। रास्ता जो है और आगे की जो यात्रा है उसके बारे में हम आपको कल बताएंगे।